हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 65 प्रश्नों तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 66 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? तो इसका उत्तर स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेते हैं और जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है? तो इसका उत्तर है तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पैटिना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो इसका उत्तर है डी, एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी। अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। अब अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है ए, जल में अधिक विलय होना है। विरंजक चूर्ण एक पीत ध्वल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है, जिसका सूत्र आपको नीचे दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, जस्ते से एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो को दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब अगला प्रश्न है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात बर्तन को ऋण
ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है किसका? तो इसका सही उत्तर है ई। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार है। स्टेनलेस स्टील में आयरन की प्रतिशतता 89.4% है। वहीं इसमें क्रोमियम भी पाया जाता है जिसकी प्रतिशतता 10%, मैग्नीज की प्रतिशतता 0.3% और कार्बन की प्रतिशतता 0.25% है। अर्थात स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है जबकि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लोहा और क्रोमियम का। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका उत्तर है बीटा किरण में। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका उत्तर है डी। आप लोग साधारणतः याद रखेंगे कि धातु में जिसकी वैलेंसी अर्थात जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो वे धातु के अंतर्गत आते हैं। तो मात्र डी ऑप्शन में ही 2 छिपा है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। अब अगला प्रश्न है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी 3। आबंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। अब अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 4। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या बराबर 2 प्रोटॉन की संख्या और 2 न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, अतः 4 सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। अब अगला प्रश्न है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका उत्तर है DXH4। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। अब अगला प्रश्न है,
बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है कितनी? तो इसका उत्तर है सिग्मा की संख्या 12 और पाई की संख्या 3 होती है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से, हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। अब अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक किसका? तो इमल्सन का। इमल्सन एक कोलाइड होता है। दूध फेस क्रीम द्रव्य इमल्सन का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट अर्थात खमीर जिसमें उपर्युक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलैसेज अर्थात सीरा अथवा गन्ने एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित होता है। इन दोनों के सूत्र अर्थात ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के सूत्र C6H12O6 है। अब अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका उत्तर है जाइमेज के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, शोधक, अभिकर्ता। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ
साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है ए वनस्पति तेल। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो इसका उत्तर है तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा अर्थात कॉपर एवं जस्ता अर्थात जिंक धातु मौजूद होती है। अब अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात तीसरा समूह बेसिक होता, वहीं चौथा एसिडिक होता। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। अब अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात इससे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों निकलती है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन है, अर्थात अल्फा किरण धनावेशित, बीटा किरण ऋणावेशित और गामा किरण उदासीन होती है। अब अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, वायु एक क्या है? तो यह एक मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% विद्यमान होती है तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा? तो इसका उत्तर है एलीथ्रीन। एलीथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अब अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो इसका उत्तर है बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक अर्थात साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। अब अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में अर्थात बेहोश करने के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।